हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं। अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं। अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। हजरात गिरामी, ये आज के अहद का मंजरनामा है और इन आंसुओं को समेटकर इन जख्मों को शुमार करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एक नौजवान ने इस काम को, इस मुश्किल काम को आसान बनाते हुए तार पर चढ़कर भी सच बोलने का अज़्म किया है और ये हौसला किया है। हिंदुस्तान के एक शहर प्रतापगढ़ से आने वाले उस मेहमान शायर ने, जिसे पूरी दुनिया ने अपनी पलकों पे बिठाया, शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचकर भी उसका रिश्ता आपके दर्द और आपके जख्मों के साथ इस तरह से जुड़ा रहा कि हमारे सूबे उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने, हुकूमत का सबसे बड़ा एजाज यश भारती अवार्ड भी उनको पेश किया और यश भारती अवार्ड ने यकीनन उनकी इज्जतों में, उनके वकार में इजाफा किया। आइए हिंदुस्तान, पाकिस्तान और खलीजी ममालिक में आपके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी बड़े हौसले के साथ करने वाला नौजवान, जो पूरे हौसले के साथ आपके आवाज को अपनी आवाज बनाता है, इस्तकबाल कीजिए आपके अपने चहेते शायर, पूरे हिंदुस्तान की दिलों की धड़कन, नौजवानों का अपना चहीता सितारा, आपका अपना इमरान प्रतापगढ़ी माइक पर। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। इमरान प्रतापगढ़ी आ गए हैं, फैसल रहमान साहब आपके विधायक हैं, मैं उन्हें भी बुलाना चाहता हूं ताकि दोनों को सामने आमने बुलाकर ये काम किया जाए कि फैसल रहमान साहब से गुजारिश की जाए कि ढाका और ढाका की आवाम की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी का इस्तकबाल करें, जो इस मुशायरे का, इस आपका अपना हर दिल अजीज शायर है, उसका इस्तकबाल फैसल रहमान साहब आपके विधायक कर रहे हैं। और अब इमरान प्रतापगढ़ी माइक पर, इमरान प्रतापगढ़ी है, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत ये मुशायरा चल रहा है, बहुत बड़ी तादाद में लोग पीछे तक बैठे हैं, पीछे तक नजर ही नहीं आ रहा है कि आदमी है, गमले रखे हुए हैं। थोड़ा सा आप सब जिंदगी देंगे मुशायरे को, शोर और करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ आप लोग बैठे हुए हैं। मैं आ रहा था तो उधर जो सीढ़ियां बनी हैं उस तक पर शायद लोग बैठे हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ सबके दिलों तक पहुँचने की। बस बहुत तबीयत खराब थी, पिछले 8-9 दिनों से बिल्कुल बेड पर था। ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त जाहिद का हुक्म था, मैं उसे टाल नहीं सका और मैं आपके बीच हाजिर हूँ। बहुत खूबसूरत सा मुशायरा है। आइए 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ। कोशिश करता हूँ आपको वहां तक पहुंचाने की। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस थोड़ी सी शिकायत जो अगली लाइन में कुर्सियों पर बैठे लोग हैं उनसे है। मैं जानता हूँ ये शहर के अमीर लोग हैं, ये खुद कोई काम नहीं करते, ज्यादातर काम करवाने के लिए नौकर रखे होते हैं ये। तो मेरा ख्याल है कि ताली बजवाने के लिए भी आपने कोई ना कोई नौकर रखा ही होगा जो घर पे ताली बजा रहा होगा। अगर थोड़ा सा आज की रात अपने सारे दायरे तोड़ दें आप, तो मुझे लगेगा कि यह मुशायरा बेहतर हुआ है। थोड़ा सा आप सबकी शिरकत हो। ये सारे लोग बहुत खूबसूरती से मुशायरा चला रहे हैं। इधर मेरी माएं बहनें बैठी हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप सबकी भी दुआ मिले, क्योंकि आप जिसके सर पे हाथ रखते हैं उसे मनमोहन सिंह बनने में देर नहीं लगती है। तो थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब और आपसे दुआएं मांगता हूँ। पढ़ता हूँ साहब कि पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला, पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला। कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला। कहाँ वादा था हर खाते में 15 लाख आएंगे। अगला मिसरा सच्चा लगे तो पूरे हिंदुस्तान की जो तस्वीर है इस वक्त
आपकी तालियों के साथ दिल्ली तक उस हुक्मरान के कानों तक पहुंचना चाहिए। इमरान हिम्मत करता है और आपसे साथ मांगता है। मैं पढ़ता हूं साहब कि कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला, पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला। कहाँ वादा था हर खाते में 15 लाख आएंगे, कहाँ सब ले लिया हर शख्स को कंगाल कर डाला, कहाँ सब ले लिया हर शख्स को कंगाल कर डाला। बहुत शुक्रिया नूर साहब का, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हिंदुस्तान का नदीम भाई, आप भी इस बात को मेरा ख्याल है कि इस बात की तायीद करेंगे कि हिंदुस्तान में बहुत सारे मुशायरे ऐसे होते हैं जिनमें उतनी भीड़ होती है जितना यहाँ डाइस पे लोग बैठे हुए हैं। ये पहला मुशायरा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं और चुपचाप बैठे हैं, पूरी रात किसी को दाद नहीं दी है। इनसे भी थोड़ा काम लिया जाए, जिम्मेदारी सिर्फ आगे वालों की नहीं है, आप सबकी भी थोड़ी सी शिरकत हो। आप सब भी इस मुशायरे को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हमें अपने बहुत बड़े लोगों को सुनना है। हमें डॉक्टर माजिद साहब को सुनना है, हमें मोइन शादाब साहब को सुनना है। उन तक पहुंचने के लिए मैं थोड़ा सा जमीन हमवार करता हूं। मैं पढ़ता हूं 4 मिसरे और साहब। हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान को लाइन में लगा करके, कतार में लगा करके, जापान जाकर के वहां से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहता है कि हमने तमाम काला धन रखने वालों को लाइन में लगा दिया। कभी कभी मन करता है कि उस पता नहीं कौन सी हिटलर शाही उस शख्स के अंदर आ गई है कि ये जो लाइन में लगे हुए लोग हैं, कतार में लगे हुए लोग हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बहुत दुआएं मिल रही हैं मेरे इस काम से। मेरे पास भी ऐसे कई सारे वीडियो सोशल मीडिया के जरिए आए हैं साहब, ऐसी ऐसी दुआएं दे रहे हैं लोग प्रधानमंत्री जी को कि अगर एक बार सुन लें तो उनके कान में पिघला हुआ शीशा जैसा उतर जाए साहब। ऐसी ऐसी दुआएं दे रहे हैं लोग। अब तक कई सारी मौतें हो चुकी हैं उनके इस अजीबो गरीब फैसले की वजह से, लेकिन सब चुप हैं, कोई बोल नहीं रहा है। पता नहीं जनता के सब्र का पैमाना कब छलकेगा। मुझे तो लगता है कि एटीएम और बैंकों के बाहर ये जो लंबी लंबी कतारें लगा के खड़े लोग हैं, अब इन्हें वहां से हट करके सांसदों के दरवाजे पे खड़े हो जाना चाहिए कि नहीं साहब, हम नहीं मानते आपके इस जाहिलाना फैसले को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। पलकों पे बिठाया था आपको इस देश की जनता ने, प्रचंड बहुमत दिया था, लेकिन आज हाल क्या है? तस्वीरें वायरल हो रही हैं, रोते हुए लोग, रोते हुए बुजुर्ग लाइन में लगे हुए तड़प करके मर जा रहे लोग। किसी की शादी नहीं हो पा रही है, शमशान घाट में अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। कैसे कैसे मंजर हमारी आपकी आंखों के सामने। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर मेरा गुस्सा उन 4 मिसरों में ढल सका हो तो आपकी दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूं साहब कि सियासत आपकी सांसों पे पाबंदी करा देगी। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा, मैं इसे साइड इफेक्ट कहूं या बहुत खूबसूरत सा लम्हा कहूं कि भूत उतर रहा है साहब। जो लहर थी ना, वो लहर धीरे धीरे बैठ रही है। इमरान ये मिसरे पढ़ता है, जो दूरियां थी वो पट रही हैं। सुनिएगा मेरे मिसरे कि सियासत आपकी सांसों पे पाबंदी करा देगी, मगर नफरत के मारों में रजामंदी करा देगी, मगर नफरत के मारों में रजामंदी करा देगी। सियासत आपकी सांसों पे पाबंदी करा देगी। ये जनता है रुलाओ मत से तुम खून के आंसू। अब तक जिसने हाथ नहीं खोला उसे भी कसम है, उसका हाथ हवा में उठना चाहिए अगले मिसरे पे। ये जनता है रुलाओ मत से तुम खून के आंसू, अगर ये जिद पे आएगी तो नसबंदी करा देगी, अगर ये जिद पे आएगी।
बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। बदमाशियों को भी आप कितने मोहब्बत से सुन लेते हैं। सलाम है बिहार वालों आपको। अच्छा, मुझे तो हैरत हो रही थी कि रुखसार इतना अच्छा पढ़ रही थी और कोई नौजवान नहीं खड़ा हुआ। एक बोले भी साहब तो चचा बोले। मुझे लगता है जिनके लिए 10-15 साल बचे हुए हैं, उन्होंने सोचा अब इस वक्त का सही इस्तेमाल किया जाए और उन्होंने कहा कि नहीं, इसे फिर से पढ़ो। इससे समझ में आया साहब कि 3 तलाक वाला फैसला जो भी आएगा अच्छा ही आएगा। डेट उसकी कल ही है मेरा ख्याल है, तो उसके मद्देनजर भी उन्होंने बोला। बहुत अच्छा सुना है आपने। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब के और कितना सितमी जा करोगे साहब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। मिनहाज नजीब भोपाल इमरान के मिसरे। और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, खुद के औलाद नहीं है, खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब, करोगे साहिब। और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। थोड़ा सा आप जोश में आए हैं, ऐसा लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं थोड़ी देर पढ़ सकूंगा। मैं बहुत डरा सहमा सा आया था क्योंकि तबीयत बहुत खराब थी, तो मैं सोच रहा था, माइक भी बार बार डिस्टर्ब कर रहा था तमाम शायरों को, लेकिन मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि आपने अगर हिम्मत नहीं दी तो शायद आज बहुत पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपकी मोहब्बतों को सलाम। बहुत लंबा सफर बाई रोड आया, तकरीबन 600 किलोमीटर का सफर करके। ऐसे में सफर कर रहा था या आखिरी सफर कर रहा था पता ही नहीं चल पा रहा था, लेकिन सड़कें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हैं आपके यहाँ तक आने की, एक पॉजिटिव चीज है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। कोशिश करता हूँ कि उन तमाम पहलुओं को छूं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं या जिनका दर्द आप महसूस करते हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। मिनहाज बहुत प्यारा दोस्त है और जो ढाका यूथ क्लब है, इसके तमाम साथियों को किसी भी मुशायरे में ये तमाम शायर इस बात की दलील और गवाही देंगे कि इन दिनों होने वाले 1.5 साल के मुशायरे में, किसी भी मुशायरे में मेरा ख्याल है कि इतनी बेहतर तैयारी के साथ मुशायरे बहुत कम हुए हैं। इसलिए ढाका यूथ क्लब को बहुत मुबारकबाद। सारे सामने बैठे हुए तमाम लोगों के लिए पिंडाल खूबसूरत सा, तमाम जिम्मेदारियां निभाते हुए, जिस तरह तमाम जो मेंबरान हैं ढाका यूथ क्लब के और हमारा समाज जो डेली न्यूज़पेपर है उसके तमाम जो साथी हैं, उन सबको बहुत मुबारकबाद। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। 19 जवान उरी में शहीद हुए। 29 जवानों को लेकर के तकरीबन 3 महीने से सेना का एक विमान लापता है। सर्जिकल स्ट्राइक की क्रेडिट लेने के लिए हिंदुस्तान भर में पोस्टर चिपकवाने वाले लोग उस पर बात तक नहीं करना चाहते कि वो 29 जवान कहां हैं। कोई बात नहीं करना चाहता उन पर। 2 जवान हमने बारामूला में उस दिन खोए, 4 जवान जिनमें 3 BSF के और हर दिन कोई ना कोई एक खबर जरूर आ रही है, लेकिन सब चुप है साहब, क्योंकि देशभक्ति की चाशनी में लपेट करके जो कुछ जुमले फेंके जा रहे हैं,
देश उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। कल तो सोशल मीडिया पे एक मजे की बात हुई, एक साहब ने कमेंट लिखा कि अगर आप मोदी के सच में विरोधी हैं और मोदी के फैसलों का विरोध करते हैं तो कृपया अपनी 500 की नोट न बदलवाएं, यही असली विरोध होगा, इससे साबित करें कि आप मोदी के असली विरोधी हैं। तो नीचे एक बहुत प्यारे दोस्त ने बहुत अच्छा कमेंट लिखा कि आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप मोदी के बहुत बड़े भक्त हैं, ये भी आप साबित करें। आप अपनी बीवी को छोड़ करके जंगल भाग जाएं और साबित करें कि आप मोदी के सच्चे भक्त हैं। लोग बोलना सीख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा बदलाव आया है पिछले 2-3 सालों में कि लोगों ने बोलना शुरू किया है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, सर्जिकल स्ट्राइक या फर्जिकल स्ट्राइक जो भी रही हो, ये कहा गया कि हमने बंकर तबाह कर दिए, लेकिन उसके बाद से कम 16 अटैक हो चुके हैं इस तरफ। जब बंकर तबाह थे तो अटैक हो कैसे रहे हैं साहब? मैं पढ़ता हूं कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। मेरे हिम्मत के साथ खड़े होइएगा, मैं पढ़ता हूं साहब कि एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहेब रोशनदान की बातें करते हैं, साहेब रोशनदान की बातें करते हैं, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया, आप जुड़ चुके हैं। कुछ एक लोग हैं जिन पे मेरी नजरें हैं, वो अभी भी हाथ बांध के बैठे हैं। होता है कभी कभी देर से समझ में आता है। वो हमारे इलाहाबाद में साहब एक डॉक्टर थे, उनके पास एक पेशेंट आया, तो पेशेंट के साथ जो आदमी आया तो उसने कहा साहब हमारे भाई का पैर नीला हो गया है, बिल्कुल नीला पड़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब ने देखा और कहा कि अरे जहर फैल गया है, काटना पड़ेगा पैर, और बिल्कुल तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर के पैर काट दिया। दूसरे दिन फिर वो लेकर के आए, बोले साहब आपने पैर काट दिया और अभी भी नीला पड़ता जा रहा है। तो उन्होंने गौर से देख के कहा अरे मैं समझ नहीं पाया, इनकी तो लुंगी कलर छोड़ रही है। तो इसी तरह से कई लोग होते हैं कि थोड़ी देर से दूसरे तीसरे दिन बात समझ में आती है। तो अगर आप ये सबूत देना चाहते हैं कि आप समझदार हैं, तो थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। आपने जिस जिंदा दिली से सुना है, बस आपका ये जोश और बचा रहे। मैं पढ़ता हूं साहब, हमारी इमारतों और हमारे स्मारकों और हमारी सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे जो रोड थी उसका नाम बदल दिया गया। देश चुप रहा, लोग चुप रहे, सदन में बैठे हुए लोग चुप रहे। हैरत तो यह है कि इन दिनों राज्यसभा में खड़ा होकर के एक सांसद महोदय कहते हैं कि अकबर रोड का नाम भी बदल दिया जाए। हमारी इमारतों से तकलीफ है, नामों से तकलीफ है, लेकिन मैं तमाम पढ़े लिखे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, पत्रकार दोस्त बैठे हैं, मैं उनको जानकारी दूं, उनका जनरल नॉलेज बढ़ाऊं कि दोस्तों वो इमारतें तो ऐसी इमारतें हैं कि अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी इस देश की तरक्की में कितना बड़ा योगदान कर रही हैं। ताजमहल को देखने के लिए एक साल में 22.44 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है, जो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए जाता है साहब। हमारी इमारतें तो वो इमारतें हैं, हुमायूं का मकबरा देखने के लिए 19.23 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है तकरीबन।
कुतुब मीनार को देखने के लिए 14.19 करोड़ रुपए का तकरीबन टिकट बिकता है, और आप हमारी इमारतों के नाम बदल देना चाहते हैं। इतनी नफरत। और जिन्होंने ये अभियान शुरू किया फैसल भाई, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। उनकी थोड़ी सी और डिफिनेशन, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं कि उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्हें हमारे नामों से तकलीफ है, और उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी, और उनके दामाद का नाम है नदीम हैदर। ये फैक्ट्स हैं, इन्हें जुटलाया नहीं जा सकता, ये तथ्यात्मक बातें हैं। पत्रकार साथी इसे नोट कर सकते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। साहब आपका अभियान अच्छा है, मुबारक आपको, लेकिन इमरान के ये मिसरे भी बहुत अच्छे हैं, ये भी हमें मुबारक। मैं पढ़ता हूं साहब के अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले, वहां सीढ़ियों पे बैठे लोगों तक की दुआएं मुझ तक पहुंचनी चाहिए। मैं हिम्मत कर रहा हूं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं, बस आपका साथ मांगता हूं, आपकी दुआएं मांगता हूं कि अपने सभी प्यादों का नाम बदल डालो, तारीखी यादों का नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों का नाम बदल डालो, अपने दामादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बुखार में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से इतना पसीना आ रहा है। रमेश सोज हैं उज्जैन के एक शायर, उनका एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं निभाता हूं, बस थोड़ा सा आप सब भी निभा देंगे तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। ये बिहार है साहब, सलाम करता हूं बिहार को, सलाम करता हूं आपकी मोहब्बतों को, और उत्तर प्रदेश की तरफ से, पूरी हुकूमत की तरफ से, पूरी आवाम की तरफ से फैसल भाई, लालू जी और नीतीश जी को खास तौर पर शुक्रिया इस जमीन पर खड़ा होकर कहता हूं, देता हूं, क्योंकि आपने बहुत समझदारी दिखाई। एक महागठबंधन बनाया और नफरतों के गुब्बारे में छेद कर दिया, वरना आजम खान साहब हर बड़े जलसे में ये बात कहते हैं कि शुक्रिया बिहार वालों, आपने उत्तर प्रदेश को जलने से बचाया है। वरना जो पिछली दिवाली थी साहब, वो पटाखों से नहीं बल्कि हमारे जलते हुए घरों से मनती। ये बहुत सच बात है। सलाम है बिहार आपको, और अब हमारे लिए भी दुआ करें, क्योंकि वो नफरतों का गुब्बारा जो काम भर का पिचक चुका है वो उत्तर प्रदेश की तरफ है, बारी हमारी है। दुआ करिए कि हम भी ऐसा ही कुछ रिजल्ट आपको दे सकें। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब, चूंकि फैसल साहब बैठे हैं, शरफुद्दीन साहब बैठे हैं, उनकी बहुत मौजूदगी को सलाम करता हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। मुझे वो दिन याद है जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, सुबह 10-11 बजे तक तो मंजर ही कुछ और था साहब। पटाखे फूटने शुरू हो गए थे, पटाखे फूट रहे थे उधर, लेकिन फिर दुआ के लिए बुजुर्गों के हाथ उठे और मंजर बदला। तो 12 बजे के बाद ऐसा मंजर बदला कि जो पटाखे फोड़े जा रहे थे, जो बच गए थे, वो आधे दाम पे बेचे उन्होंने। और कांग्रेस वालों को तो खास तौर से मुबारकबाद साहब कि वो उनके हाथ में तो समझ लीजिए कि लड्डू ही लड्डू था। इतने खुश हो गए थे, इतना अप्रत्याशित नतीजा था उनके लिए साहब कि वो इतने खुश हो गए थे कि उस खुशी में उन्होंने लड्डू में आग लगा दी और पटाखे खा गए थे। इतना उल्टा मामला हो गया था। लेकिन सलाम आपको। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब के। गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया, क्या कहना, गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया, इधर उधर बस झूल रहे हैं, झूला करके छोड़ दिया, इधर उधर बस झूल रहे हैं, झूला करके छोड़ दिया। इस दिवाली फोड़ न पाए हैं वो एक पटाखा तक, अमित शाह को लालू जी ने
लूला करके छोड़ दिया अमित शाह को लालू जी ने, लूला करके छोड़, बस मैंने लालू जी का नाम उल्टा किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया इसमें। अमित शाह, अच्छा आप भी आ गए, आइए। एक और शायरा की वापसी हुई है हमारे मुशायरे में, कबूल करिए और आप बैठिए। रुखसार तो बस यही कह रही थी कि कयाम हो जाए, आपको तो यहाँ के लोग रोक ही लेंगे क्योंकि मनोरंजन अच्छे से हुआ करेगा हर तरह से। तो बैठे हैं, बिहारी भाई बहुत प्यारे आदमी हैं, मेरे साथ ये आते रहते हैं, तो मैं डरता रहता हूँ कि घर अब्बू को जाके कोई ना बता दे कि इमरान गाड़ी में किसी लड़की को बिठा के जा रहे थे। ये अमूमन डर बना रहता है। आते हुए रास्ते में एक ट्रक ड्राइवर ने पहचान लिया, मेरे प्रतापगढ़ का था, तो मैंने उसको बताया, चिल्ला के बताया, मैंने शीशा खोल के मैंने कहा ये अंबर है, लड़की मत समझना है। ये भरम इनके साथ अमूमन होता रहता। बहुत अच्छे आदमी, अल्लाह इनको सलामत रखे। और पिछले दिनों मेरे साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे, दो लड़कियां नीचे बैठ के आपस में बात कर रही थी, चर्चा चल रही थी शादी की, ऊपर वाली बर्थ पे थे। एक लड़की ने दूसरे से कहा कब शादी कर रही हो? बोले बहुत जल्दी तलाश रही हूँ, शौहर मिल जाए। कैसा शौहर चाहिए? बोले करोड़पति चाहिए। करोड़पति नहीं मिला तो क्या करोगे? बोले 50-50 लाख के 2 कर लूंगी। बोले 50-50 लाख के 2 नहीं मिले तो क्या करोगे? बोले 25-25 लाख के 4 कर लूंगी। बोले वो भी नहीं मिले तो? बोले 10-10 लाख के 10 कर लूंगी। अंबर जी ऊपर से टपके उनकी गोद में, बोले बहन जी जब ये रेट 1000 तक आ जाए तो मुझे भी खबर कर दीजिएगा, मैं भी लाइन में। बहुत जिंदा दिल आदमी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उप मंत्री रह चुके हैं, प्रकाशन मंत्री। 2 लड़कियां आपस में लड़ रही थी। लड़कियां जब आपस में लड़ती हैं तो उनके झगड़ने का अंदाज बड़ा निराला होता है। एक ने उससे कहा कि तुम्हारा पति, तुम्हारा शौहर लूला मिले, लंगड़ा मिले। दूसरे ने कहा तुम्हारा काना मिले, बहरा मिले, गूंगा मिले। अंबर उधर से गुजर रहे थे, 1 मिनट इन्होंने खड़े होकर कहा कि बहन जी तो मैं रुकूं या जाऊं? इतने जिंदा दिल आदमी, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बहुत प्यारे दोस्त है मेरे। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। अच्छा फिर खड़ा हो गया क्या? कहाँ गया? मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कि चाय चाय करते थे गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे। 2014 का इलेक्शन, उससे पहले के तमाम भाषण और अब के तमाम भाषण, इमरान के मिसरे सुनिए साहब। कि चाय चाय करते थे गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे। चाय चाय करते थे गाय गाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से। और 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। रात के इस पहर एक शायर की जुबान अल्लाह इंशाल्लाह जरूर कबूल करेगा, मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं साथ, कि 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं, दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से। बहुत शुक्रिया। मैं एक नज़्म सुनाना चाह रहा हूँ खास तौर पर आज इस खूबसूरत सी महफिल में। एक बहुत जिम्मेदारी भरी और दिल से जुड़ी हुई नज़्म आपको सुनाना है, लेकिन उससे पहले 4 मिसरे और पढ़ देता हूँ। आज बाबा बोले हैं साहब, बाबा ने कहा कि जब सैनिक सरहद पर कई दिनों तक बिना खाए पिए खड़ा रह सकता है, तो राष्ट्र हित में आप बैंक की लाइन में क्यों नहीं लगे रह सकते। मैंने बाबा को मेल भेजा है कि बाबा अगर राष्ट्र हित का इतना ख्याल है तो पतंजलि प्रोडक्ट 10 दिन के लिए फ्री बांटना क्यों नहीं शुरू कर देते। बाबा का जवाब नहीं आया है, उम्मीद है जवाब आएगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। बाबा ने पिछले दिनों हरियाणा में बयान दिया,
मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। आप समझदार लोग हैं, ये बिहार ऐसा। बाबा ने बयान दिया है कि जो जय नहीं बोलते, अगर कानून ने मेरे हाथ नहीं बांध रखे होते तो उनकी गर्दनें काट दी जाती है। तभी उनके पड़ोस में खड़े उनके पीए ने कहा कि बाबा गर्दनें काट दी जाएंगी तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है इसका क्या होगा। बाबा की समझ में आ गई बात, बाबा चुप हो गए। लेकिन मुझे लगा कि मुझे एक सवाल पूछना चाहिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ आप सबकी तरफ से, मेहनत कर रहा हूँ, गला बहुत खराब है लेकिन मैं हिम्मत करता हूँ, बस आप सब साथ जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह पढ़ ले जाऊंगा। मैं पढ़ता हूँ 4 मिसरे के जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। नदीम भाई पीछे किसी से पूछ रहे हैं कि आपको तो बताया होगा। नहीं, अफजल मंगलोरी साहब रुड़की से हैं और बाबा हरिद्वार से हैं। ये इनके पड़ोस का मामला है। ये भले रुड़की से हैं लेकिन ये अभी हरिद्वार जाना नहीं चाहते, अभी जवान हैं। अच्छा। और जिस तरह की गजलें वो पढ़ते हैं बाबा के सामने जाके उस तरह की गजलें पढ़ भी नहीं सकते। बाबा बेचारे सीधे साधे आदमी हैं, हरिद्वार में रहते हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं कि लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है। टीवी स्क्रीन का एक ब्लैक होती है, एक चेहरा नमूदार होता है और कहता है कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद। राष्ट्रहित का फैसला है। मैं आपका जनरल नॉलेज बढ़ाता हूं और एक जानकारी देता हूं कि इस देश की 84% करेंसी है 500 और 1000 की नोट। 84% करेंसी 500 और 1000 की नोट में है। एक बारगी 500 और 1000 के नोट बंद कर देना यानी देश की 84% करेंसी ब्लॉक कर देना। ऐसी नोट छापी है साहब, काला धन रोकने की बात कर रहे हैं। 1000 की नोट के बजाय 2000 की चूरन वाली नोट ला दी साहब। धुलिये तो रंग छोड़ रही है ऐसी नोट है। एटीएम मशीनों के साइज की नहीं है। पता नहीं कौन कौन अहमकाना फैसले ले रहे हैं, और ले भी क्यों ना। जिसे परिवार से मतलब नहीं, जिसे बीबी से मतलब नहीं, बच्चों से मतलब नहीं, उसे क्या पता कि दूध कैसे खरीदा जाता है, उसे क्या पता कि सब्जी कैसे खरीदी जाती है, कौन सी सब्जी वाला कार्ड स्वैप करेगा एटीएम मशीन से वो पैसे निकाल के आप उसे देंगे। इतना अहमकाना फैसला है। मैं हैरत में हूं कि देश का आम आदमी तो चुप है लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है, कायदे से धरना भी नहीं दे पा रहा है। अब तक तो उसे सड़क पर उतारना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही खराब फैसला है। कितने लोग मारे जा रहे हैं। इमरान मिस्र पढ़ता है और ये जानकारी देता है कि देश के 87 लोग ऐसे हैं, अगर काला धन रोकना चाहते हैं मोदी जी तो 87 लोग ऐसे हैं, सिर्फ 87 लोग इस देश के चिन्हित लोग जिनके ऊपर 85,000 करोड़ रुपया कर्ज है, सिर्फ उन्हीं को पकड़ लीजिए, उनके नाम सार्वजनिक कर दीजिए, उनसे पैसे निकाल लाइए, इस देश की इकोनॉमी अपने आप सुधर जाएगी। लेकिन आप ये सब नहीं करेंगे क्योंकि आपको अपने आकाओं को खुश करना है। क्योंकि बैंक डूब रहे थे, 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के बड़े बड़े धन्ना सेठ देश छोड़ रहे थे, तो बैंकों ने जब प्रेशर डाला तो करें क्या साहब, तो हमारे आपके जेब पर डाका डाला जा रहा है। 4000 रुपए के लिए लाइन में खड़ा हुआ शख्स आपको काला धन रखने वाला लगता है। कैसी आंखें हैं उनके पास, मुझे हैरत है कि पता नहीं वो कब सुधरेंगे।
आप सबको बोलना पड़ेगा। यकीनन ये बहुत बुरा दौर है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा साहब। जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है। हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है। चार मिसरे और पढ़ के एक नज्म आपको सुनाता हूं साहब, एक बहुत दिल से जुड़ी हुई नज्म आपकी अदालत में रखता हूं। सीधे सीधे नज्में सुनाता हूं क्योंकि वक्त भी बहुत कम है, हमारे कई बड़ों को पढ़ना है। मैं एक नज्म सुनाता हूं। ठीक है साहब, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए आपका शुक्रिया, काला धन पर स्ट्राइक के लिए आपका शुक्रिया, आप जापान में जाके गिटार बजाए उसके लिए भी आपका शुक्रिया, आप बुलेट ट्रेन ला रहे हैं साहब उसके लिए भी आपका शुक्रिया। लेकिन तमाम शुक्रिया के बीच में मुझे ये बताइए कि नजीब कहाँ है, क्योंकि वो आपकी दिल्ली से गायब हुआ है। आपके घर से 5 किलोमीटर दूर इस देश की एक टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से एक लड़का गायब हो जाता है और आपकी पुलिस क्या कर रही है? चुप है साहब। FIR तक सही से दर्ज नहीं हो रही है। जेम्स बॉन्ड की तरह 8 अंडर ट्रायल कैदियों को तलाश करके कुछ ही घंटों में मार देने वाली आपकी पुलिस एक लड़के को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है, क्यों नहीं खोज पा रही है साहब? 8 नहीं, मैं तो 9 कह रहा हूं। जो रमाशंकर यादव जी मारे गए हैं 9 जोड़िए, वो मुठभेड़ में 8 लोग नहीं मरे हैं, उसमें 9 लोग मारे गए हैं। और किसने मारा है पूरा देश जान रहा है। लेकिन अजीब बेशर्मी है साहब के सब ने चुप्पी ओढ़ी हुई है, सबकी जुबान पे ताले पड़े हुए हैं। अच्छे दिनों की तलाश में लोग भटक रहे हैं। मैं एक बहुत छोटी सी नज्म का एक मुखड़ा सा पढ़ के आपको जगा के नज्म शुरू करता हूँ कि हाथों की सफाई छुपाता है। और लीजिए अच्छे दिन, बहुत लंबी लंबी फेंक रहे थे साहब, मैं पढ़ता हूँ सुनेगा। भाइयों बहनों ये सुनिएगा मिसरे के हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। जो उम्मीद में बैठे उनके लिए मिसरे, अगले 2 मिसरे पे एक एक शख्स जाग जाए तो फिर मैं एक जिम्मेदारी भरी संजीदा सी नज्म सुनाऊं आपको कि हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। मीडिया के हाल तो यह है साहब कि अगर मोदी जी अपने तलवे में जहर लगा के सो जाएं तो सुबह देश के कई नामी एंकर मरे हुए पाए जाएंगे। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। एक नज़्म पढ़ता हूं बहुत मेरे दिल से जुड़ी हुई। मैं ऐसी मां से मिलने गया JNU जो पिछले 27 दिन से तकरीबन 28 दिन से एडलॉक पर बैठी हुई दुनिया से, मीडिया से, प्रशासन से, हुकूमत से बस एक बात कह रही है कि मेरा लाल कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा नजीब कहाँ है। उसे ला दो, मैं अपना घर सब कुछ बेच के दे दूंगी, लेकिन उसे वापस ला दो। जिनके ऊपर शक है उनके खिलाफ FIR करने के बजाय, उनको गिरफ्तार करने के बजाय जब वो माँ इंडिया गेट की तरफ बढ़ती है कैंडल मार्च के लिए तो पुलिस घसीटते हुए उसे गिरफ्तार करके इस थाने से उस थाने ले जाती है। वाह मोदी जी, कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं आप,
कैसा देश बना रहे हैं आप। मैं एक नज्म पढ़ता हूं, थोड़ी देर मुझसे जुड़ जाइएगा। अब तक जो कुछ पढ़ा शायद इसी नज्म के लिए आपका जहन बना रहा था। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए वॉल्यूम। मैं पढ़ता हूं साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। बहुत रोया था मैं इस नज्म को कहते हुए। मैं उस माँ से मिलके लौटा तो मुझे लगा कि उस माँ की जगह अगर मेरी अम्मी होती तो, नजीब की जगह अगर इमरान होता तो, आप होते तो, आपकी अम्मी होती तो। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है साहब, क्या हिंदुस्तान बन रहा है, नफरतें कहां तक आ गई हैं। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं, जरा सा माँ बहनों की भी संजीदगी मांगता हूं मैं इस नज़्म पर। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है। तड़प कर के ये एक माँ कह रही है, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। के उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं,
पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा। वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा। वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। हमारे देश का प्रधानमंत्री महोबा में कहता है नदीम भाई कि मैं मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिला के रहूंगा। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं 7RCR जिसका नाम अब बदला जा चुका है, यानी कि जो उनका घर है, कभी कभी मन करता है कि उनके घर के बाहर दरवाजे पर जाऊं, चीख करके उनसे कहूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, अगर मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना ही चाहते हैं तो नजीब की अम्मी को अपनी बहन मान लीजिए और ला दीजिए उसका बेटा वापस। शायद इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। क्या खूब हक दिला रहे हैं आप मुस्लिम बहनों का, क्या खूब उन्हें इंसाफ दिला रहे हैं आप। अखलाक की अम्मी को क्या खूब इंसाफ दिला रहे हैं, मिन्हाज की बेवा को क्या खूब इंसाफ दिला रहे हैं, नजीब की अम्मी को क्या खूब इंसाफ दिला रहे हैं। भूल गए हैं आप इतिहास कि रानी कर्मावती ने जब हुमायूं को एक राखी भेजी थी और ये कहा था कि मैं तुम्हें भाई मानती हूँ और मेरा राजपाट खतरे में है, मुझे बचाने के लिए आ जाओ, तो सलाम है उस बादशाह को कि अपनी सारी सल्तनत को ठोकरों पर रखते हुए निकल पड़ा था अपनी बहन को बचाने के लिए। उनसे कुछ सीखिए। जिस लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के आप झूठ बोलते हैं भाषणों में, उसे बनाने वाले शख्स से कुछ सीख लेते तो शायद हिंदुस्तान की आवाम थोड़ी सी खुशहाल हो जाती। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साहब। ये गुस्सा, ये जो टीस है, ये जो दर्द है, ये कहाँ ढले, कहाँ निकले, मैं इसे लफ्जों में पिरोने की कोशिश करता हूँ साहब। महज 7-8 किलोमीटर दूर सारे प्रोमिनेंट चैनल हैं इस देश के, सारे बड़े टीवी मीडिया के लोग वहां अपने न्यूज रूम में, उस जहां वो माँ बैठी है उसके इर्द गिर्द मुश्किल 7-8 किलोमीटर दूर होंगे। सारे प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स के ऑफिसेज हैं, सारे देश के अहम लोग उस दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है। उन्हें एक तड़पती हुई, चीखती हुई माँ नहीं सुनाई पड़ रही है, बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ रही है साहब। अपने न्यूज रूम में वाई कैटेगरी की सुरक्षा लेकर के, सिक्योरिटी लेकर के तिहाड़ से लौटे हुए 100 करोड़ की फिरौती के आरोपी जो न्यूज चैनल हैं, वो नाग और नागिन की खबरें दिखा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि राष्ट्रहित का फैसला है। इमरान मिस्र पढ़ता है साहब कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। सिर्फ रवीश कुमार को छोड़ करके आज तक किसी ने प्राइम टाइम में नहीं दिखाया इसे, इसलिए अभी सलाम करने का मन करता है उस शख्स को। मैं पढ़ता हूं, और क्यों ना हो, बिहार की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है साहब कि इस मिट्टी से निकला हुआ इंसान कहीं ना कहीं उसके अंदर मोहब्बतें रह ही जाती हैं। मैं पढ़ता हूं साहब, ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं,
ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं, ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए। पढ़ता हूं जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोले, मैं सबको शरीक करता हूं। अगले चौथे मिसरे पे जाए अपने ऐसी कमरों में सोए हुए उन तमाम हुक्मरानों के कानों तक मेरी आवाज, जो अपने कमरों में सो करके भूल गए हैं कि दुनिया में तमाम बादशाह आए और चले गए। हिटलर भी आया था, नमरूद भी आया था, फिरौन भी आया था, लेकिन कोई बाकी नहीं है। सिर्फ उनकी निशानियां बची हैं और उनकी कहानियां बची हैं। आपका भी हश्र कुछ ऐसा ही होना है। अभी भी जाग जाए तो बेहतर है। मैं तो उनकी बर्बादी के नहीं बल्कि अल्लाह से उनकी हिदायत की दुआ करता हूं कि अल्लाह ऐसे जालिम लोगों को हिदायत दे ताकि मजलूमों की आवाज उनके कानों तक पहुंच सके। मैं पढ़ता हूं साहब, कहीं आपकी कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। आप सबकी शिरकत मांगता हूं मैं इन मिसरों पे। मेरा दिल का बहुत बड़ा दर्द है शायद जो ढल गया है इन 4 मिसरों में, और इंशाअल्लाह ये मिसरे सच्चे होके रहेंगे। मैं पढ़ता हूं साहब, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहब, है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहब। कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। नहीं, आपकी दुआएं पढ़वा ले रही हैं। मैं सच में बहुत बीमार रहा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मैं आंसू पी करके कोशिश करता हूँ कि पढ़ सकूं। पानी पीने का वक्त नहीं है साहब। ये मैं पढ़ता हूँ साहब, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, जुल्म था ज्यादती थी इससे पहले भी, जुल्म था ज्यादती थी, लेकिन ये जो नंगई सड़कों पर उतर आई है ना, ये नहीं थी साहब। इसके लिए लड़ना पड़ेगा। मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि बोलिए। मीडिया आपके साथ नहीं है, कोई बात नहीं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई मीडिया आपके साथ नहीं है, लेकिन मैं एक बार आपसे एक आपको याद दिलाते हुए बताता हूं कि जो मीडिया है वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बजाय सोशल मीडिया के सांचे में ढल रहा है। आपके हाथ में जो 10,000 8,000 का मोबाइल है ना, इसमें इंटरनेट है, इस पर फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। इस पर लिखिए अपनी बात, अपने दिल का दर्द वहां जाकर के लिखिए, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपकी नस्लों को खामोश करने की साजिशें चल रही। आप बोलिए, अगर नहीं बोलेंगे साहब तो वक्त आपको माफ नहीं करेगा। वक्त से जो आंख नहीं मिलाते, मायूसी इस्लाम में कुफ्र है। डूबते हुए सूरज को देख करके लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। मायूस मत होइए, खड़े होइए जुल्म के खिलाफ। जुल्म के खिलाफ जब भी मुट्ठी भर लोग खड़े हुए हैं,
अल्लाह का करम रहा है कि जीत हमेशा मुट्ठी भर लोगों की हुई है। 313 की तारीख याद करिए और सिस्टम से, वक्त के हिसाब से लड़िए, बोलिए, क्योंकि जो वक्त को नहीं समझते वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। बिहार वालों, जो जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त को नहीं समझ सके तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। वक्त से आंख मिलाओ, बोलो। और ये बहुत आखिर में बस इतनी बात कह करके विदा लेता हूं आपसे। बहुत कुछ पढ़ने का मन है लेकिन वक्त बिल्कुल कम है। मैं आखिर में जिम्मेदारी भरी बात कहता हूं। बहुत खूबसूरत मंच है। मैं फैसल भाई के बगल में बैठ के देख रहा था कि तमाम उनके साथ उनके हिंदू भाई दोस्त भी इस डाइज पे मौजूद हैं और आपके दर्द वाली बातों पर आपकी दर्द भरी बातों पर वो आपके साथ खड़े हैं। उनकी भी पलकें नम हैं। आप ये मत समझिएगा कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई सिर्फ इमरान लड़ रहा है, ये भी मत समझिएगा। वक्त को समझिए। नजीब के लिए बसंत कुंज से लेकर के और ITO तक जो सबसे ज्यादा लाठी खाने वाले शख्स का नाम मोहित पांडे है, जो JNU का प्रेसिडेंट है। समझिए आप इस बात को। तमाम ऐसे लोग हैं जो आपके लिए लाठियां खा रहे हैं। आपको याद होगा कि इंसाफ बचाने की एक उम्मीद जगी थी। रात के 2:30 बजे अदालत खोली गई थी, तो रात के 2:30 बजे एक शख्स की जिंदगी के लिए, इंसाफ के लिए जो लोग सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे खड़े थे ना, उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था, सारे के सारे हिंदू भाई थे। ऐसे लोगों को पहचानिए, उन्हें मजबूत करिए, उन्हें ताकत दीजिए। वो आपके आसपास माशरे में मौजूद हैं। ये जो 10% 15% लंगूर टाइप के लोग उछल रहे हैं ना, उनको भूल जाइए। इस देश में 80% से ज्यादा हिंदू भाई ऐसे हैं जो आपके सुख दुख में बराबर के शरीक हैं और आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं। उन्हें पहचानिए, उनके साथ कदम से कदम मिलाइए। साहब, बिल्कुल मत समझिए कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन गुजरात के मसले को सच में जिसने अदालत तक ले जाने का काम किया था ना, उसका नाम तीस्ता सीतलवाड़ है और वो कोई मुसलमान नहीं है। पहचानिए ऐसे चेहरों को। आप टेररिज्म के दूसरे चेहरे चिल्लाते रहते, लेकिन सैल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे को, जिन्होंने बताया कि दहशतगर्दी के और चेहरे हुआ करते हैं। सैल्यूट करिए अपने आसपास मौजूद संजीव भट्ट जैसे IPS ऑफिसर को, जिसने अपनी नौकरी ठोकर मारते हुए कहा कि नहीं, गुजरात में जो हुआ था, मैं उस समय IPS था वहां पर, मैं उस सच को दुनिया के सामने बताऊंगा, भले ही मेरी नौकरी छूट जाए मुझसे। सैल्यूट करिए ऐसे सारे लोगों को। अरुंधति रॉय को सैल्यूट करिए। और मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, भले ही दुनिया कुछ कहे, कितनी भी बड़ी बातें करे, लेकिन सेकुलरिज्म का इस देश में सियासत में कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो वो लालू यादव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सैल्यूट करिए ऐसे चेहरों को, ताकत दीजिए। मैं आखिरी बंद पढ़ के आपसे विदा लेता हूं। है एक मां के अश्कों का सैलाब साहब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया।